वालेकुम फ्रेंड, आज हम RSS 7 का लेक्चर नंबर 16 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 16 पार्ट 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने KVM देखा था सबसे पहले लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने देखा था विजुअलाइजेशन क्या होती है, कर्नल होस्टेड विजुअलाइजेशन क्या होती है, बेयर मेटल विजुअलाइजेशन क्या होती है, फिर हाइपरवाइजर क्या होते हैं, हाइपरवाइजर की टाइप कौन कौन सी होती है, बेयर मेटल हाइपरवाइजर कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा था होस्टेड हाइपरवाइजर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने KVM का आर्किटेक्चर देखा था, KVM आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है, उसके क्रॉन्स एंड प्रॉन्स देखे थे, कॉन्स एंड प्रॉन्स देखे थे। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट देखी थी हमने, KVM की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर अगर इंटेल का प्रोसेसर हो तो फिर तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो CPU विजुअलाइजेशन है वो अनेबल है कि नहीं। अगर AMD का प्रोसेसर है उस पर हमें देखना है विजुअलाइजेशन अनेबल है कि नहीं है। तो उसका तरीकाकार ये क्या है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए हमने देखा था कौन कौन से पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं और हर पैकेज का क्या क्या फंक्शन होता है, किस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है पैकेज। तो आज हम करते हैं हम देखते हैं सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं कि इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरी मशीन के ऊपर VT की ऑप्शन अनेबल है कि नहीं है। तो VT की ऑप्शन चेक करने के लिए ग्रेप -E VMX पाइप साइन XVM/proc CPU info। तो ये मेरे पास VMX की ऑप्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस मशीन के ऊपर VT की ऑप्शन अनेबल है। दूसरा मैं चेक करता हूँ मेरी इस मशीन के ऊपर KVM का मॉड्यूल है कि नहीं है, इंस्टॉल है कि नहीं है। तो KVM LS मोड करता हूँ, KVM का मॉड्यूल मेरे पास इंस्टॉल है। जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, आप अगर मिनिमम इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके पास KVM का जो मॉड्यूल होगा, KVM_Intel और KVM, ये आपके पास शो नहीं होंगे। अगर आप मेरी तरह ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये मेरे पास दोनों पैकेजेस आपके पास भी शो हो रहे होंगे, इंस्टॉल हुए होंगे। ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल KVM के। तो इसके लिए ये हो गया। इसके अलावा हमें ये देखना है कि इसके बाद हम इस पर इंस्टॉलेशन देखते हैं किस तरह KVM इंस्टॉल करते हैं। तो KVM का से रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर किसी किस्म का सवाल नहीं आएगा, बल्कि आपको एक फिज़िकल मशीन दी जाएगी। उस फिज़िकल मशीन के ऊपर KVM इंस्टॉल होगा। उस KVM के अंदर आपके पास दो मशीनें होंगी, एक एज अ क्लाइंट होगी। RSSA के एग्ज़ाम के अंदर आपके पास एक ही मशीन होगी। वो उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट, साथ ही आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया होगा, वही आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा क्वेश्चन पेपर। तो आपने वो अपनी मशीन के ऊपर सारा 1 बाय 1 करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैकेज इंस्टॉलेशन। इसकी देख लेते हैं किस तरह की जाती है, इसकी पैकेज इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ यूम ग्रुप लिस्ट करता हूँ। तो इसमें मेरे पास देखें ग्रुप होगा मेरे पास विजुअलाइजेशन का, ये विजुअलाइजेशन होस्ट का, ये मेरे पास ग्रुप। अगर मैं इस ग्रुप के साथ इंस्टॉलेशन करता हूँ तो इससे रिलेटेड जितने भी मेरे पास विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारे के सारे मेरे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस पैकेज के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ फिर हम 1 बाय 1 पैकेजेस करके देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ पे पैकेजेस करने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस कमांड को। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो एंटर करता हूँ। तो ये सारे के सारे मुझसे कह रहा है कुछ पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अगर ऊपर दिखाऊँ तो कहता है कुछ पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं एंड लेटेस्ट वर्जन है। तो कुछ जो नहीं इंस्टॉल वो सारे के सारे उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं करता हूँ उसको नो, कि मुझे नहीं इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरे देख लेते हैं पैकेजेस। ये थे हमारे पास दो पैकेजेस थे, मैं इसको भी करके देख लेते हैं कि ये पैकेजेस भी मेरे पास है कि नहीं है।
वो ये भी कह रहा है, कहता है जब मैं ये इंस्टॉल करने लगता तो वो कहता है जी डिपेंडेंसीज है, ये भी पैकेजेस इंस्टॉल करो। मैं कहता हूँ नहीं, ये पैकेजेस भी इंस्टॉल नहीं करने। उसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग जो इंस्टॉल करेंगे हम करेंगे ग्रुप के थ्रू, कि ताकि इसके साथ सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाए। तो वन बाय वन इतने पैकेजेस हैं इसके KVM से, तो वो याद रखना मुश्किल है उनके नाम। तो मैं पूरा का पूरा ग्रुप पैकेजेस ही हम इंस्टॉल करते हैं। तो ग्रुप यूम ग्रुप लिस्ट, तो इस पैकेज का नाम पूरा का पूरा ग्रुप पैकेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ यूम ग्रुप इंस्टॉल, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ और एंटर। अब ये देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा इसके पैकेजेस हैं, ये सारे के सारे इंस्टॉल करेगा वन बाय वन। तो मैं कहता हूँ करो वन बाय वन सारे इंस्टॉल करो पैकेजेस। विजुअलाइजेशन होस्ट के सारे से रिलेटेड है, कुछ कहता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, ग्राफिक इंस्टॉलेशन टूल है, डेवलपमेंट टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइल है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ यस करो, इंस्टॉल करो। तो ये सारे के सारे वन बाय वन पैकेजेस मेरे पास ये इंस्टॉल हो गए हैं। तो मैं देखता हूँ अब मेरे पास पैकेजेस आ गए हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन में देखता हूँ, सिस्टम टूल्स के अंदर देखता हूँ, मेरे पास अभी तक नहीं आया। इसका सिस्टम टूल्स के अंदर आता है, यूटिलिटीज़ के अंदर नहीं। अच्छा, ग्रुप पैकेज इंस्टॉल हो गए, तो मैं ये चेक करता हूँ वन बाय वन पैकेजेस ये सारे हुए हैं नहीं हुए। ये भी नहीं हुए, तो मैं करता हूँ ये भी सारे इंस्टॉल करता हूँ। ग्रुप विजुअलाइजेशन टूल्स के अंदर, विजुअलाइजेशन का जो पूरा का पूरा टूल है उसके अंदर उसने पैकेजेस नहीं उठाए, तो मैं वन बाय वन अब इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी मेरे पास ये अच्छा ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। ये कीमू डैश KVM लीवर, उसके अंदर उसने यूटिलिटी वो पूरा का पूरा ग्रुप में से उठा लिया था। बाकी जो रह गए थे कुछ, उसको 3-4 पैकेजेस जो उसके रह गए थे वो हमने उसको अलग से अलग कर लिए, सेपरेट वन बाय वन कर लिए थे। अब हम ये देखते हैं मेरे पास KVM का इंटरफेस, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया वर्चुअल मशीन मैनेजर का इंटरफेस आ गया। ये मेरे पास सारा का सारा इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसको बंद करते हैं। तो इसको हम कमांड लाइन ओपन करते हैं। कमांड लाइन ओपन करने के लिए इसकी जो कमांड है वर्ड डैश मैनेजर, इसको मैं बैकग्राउंड पे चलाता हूँ। इस कमांड को बैकग्राउंड पे चलती रहे। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आता है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से करता हूँ मैं डिलीट, यस, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले ये वर्चुअल मशीन मैनेजर आ गया, KVM का इसका इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना है, KVM को कनेक्ट करना है। KVM को कनेक्ट करने के लिए ऐड कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं KVM कनेक्ट नहीं करूँगा तो मेरे पास न्यू मशीन वर्चुअल मशीन नहीं बनेगी। तो ऐड कनेक्शन करता हूँ, तो मेरे पास कितने किस्म के हाइपरवाइज़र आ रहे हैं। असल में KVM जो करना है या KVM करना है वो है कि हाइपरवाइज़र है। तो मेरे पास हाइपरवाइज़र को हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं हाइपरवाइज़र का। तो मेरे पास एक जेन हाइपरवाइज़र आ रहा है और KVM हाइपरवाइज़र आ रहा है, KVM आ रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ KVM/KVM हाइपरवाइज़र। अगर मेरे पास जो हाइपरवाइज़र किसी और मशीन के ऊपर चल रहा है, तो मैं यहाँ पर उसका होस्ट को दूंगा कि किस तरीके से उसको एसेच करना है। यूज़र नेम दूंगा, उसका भी पासवर्ड दूंगा, उसका होस्ट नेम दूंगा कि मशीन का होस्ट नेम क्या है, IP दूंगा। तो मैं यहाँ पे जब कनेक्ट करूँगा तो वो होस्ट मशीन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर IP देता हूँ। अब मैंने इसको कहता हूँ रिमोट नहीं करना, लोकल ही करना है। तो लोकल जब इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास लोकल कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें अब ये देखें, जिसका लिवर्ड का जो URL है कि जो लिवर्ड जो लाइब्रेरी है उसका जो URL है वो कहाँ पे है, कीमो: 3 दफ़ा स्लैश है, फिर इसके बाद सिस्टम है। ये नीचे CPU की यूज़र्स का ग्राफ आ रहा है, ये मेमोरी की यूज़र्स का ग्राफ आ रहा है। इसके अलावा इसमें वर्चुअल नेटवर्क्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक नेटवर्क आ रहा है इसके अंदर VBR0 का, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। इफ कन्फिग VBR0 ये इंटरफेस है, ये सारा का सारा इसका इंटरफेस यहाँ पर भी शो हो रहा है। VBR0 इसके अंदर देखते हैं, इसकी जो कन्फिग्रेशन जो इसको नेटवर्क मिला हुआ है वो 192.168.122.0/24। DHCP इसकी जो रेंज है वो ये है, जो इसकी फॉरवर्डिंग हो रही है वो नेट हो रही है। इसके ऊपर जो IP के ऊपर जो
हमारे पास काम हो रहा है वो सारा नेट का, वो इस नेटवर्क के ऊपर जो हमारे पास IPv4 हमें मिल रहा है उसके ऊपर जो नेट चल रहेगा वो सारा का सारा नेट होके आएगा। ये नेट होगा हमारे पास इस IP के ऊपर 120.1 के ऊपर, फिर ये नेट होगा हमारे पास अपने फिजिकल इंटरफेस के ऊपर, यानी हमारे पास इस इंटरफेस के ऊपर। तो हमारे पास ये सारा काम होगा, नेट इसके प्रोवाइड होगा। अच्छा, ये QoS है कि हमारे पास QoS की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करनी है, इनबाउंड आउटबाउंड करनी है, कोई स्पेशल सर्विसेज है, वॉइस की है, उसको कोई हमें भेजना है तो हमारे पास ये इसकी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज आ गई। स्टोरेज का पाथ इसको बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि मेरे पास जो स्टोरेज है वो कितनी है। 28% फ्री है मेरे पास, सॉरी यूज़ हो गई हुई है। 27 GB मेरे पास फ्री है, 11 GB मेरे पास यूज़ हो गई हुई है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये मेरे पास कहाँ पे जो मैं इस पर इमेज बनाऊंगा वो कहाँ पे मेरे पास इमेज होगा, वो सारा का सारा उसकी जो लोकेशन होगी इमेजेस की, वार लिवर्ड और इमेजेस। ठीक है, अगर मैंने KVM के अंदर कोई भी मैंने वर्चुअल मशीन करनी है, इंस्टॉल करनी है या उसको रिसोर्सेज देने हैं, हार्ड ड्राइव और उसको हार्ड डिस्क देनी है, तो उसकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ पे पड़ी होगी। इस टाइम मेरे पास यहाँ पर कहता है जी वॉल्यूम क्रिएट करो, हार्ड डिस्क का वॉल्यूम क्रिएट करो कि मेरे पास जो मैंने स्टोरेज देनी है कितनी देनी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा उस हार्ड डिस्क का। वो फिर हार्ड डिस्क हम अटैच करेंगे अपने KVM मशीन के साथ। उसके बाद उसका नेटवर्क इंटरफेस आ गया कि मेरे पास कितने किस्म के मेरे पास नेटवर्क लगे हैं। मेरी मशीन के ऊपर दो नेटवर्क लगे हुए हैं। एक कोई IP स्टैटिक सारा दिया 172.16.201.254 जिसके ऊपर मेरे पास इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल थी, कीमो कनेक्शन की डिटेल थी। इसके अलावा हम उसमें और डिफरेंट डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, व्यूज़ में ग्राफ आ रहे हैं, तो ये मेरे पास सारे ग्राफ हैं। CPU ग्राफ आ गया, होस्ट CPU ग्राफ आ गया। ये जो CPU ग्राफ है ये मेरे पास वर्चुअल मशीन का CPU ग्राफ है, ये मेरे पास होस्ट मशीन का CPU ग्राफ आ जाएगा। इसके अलावा जब मैं मशीन क्रिएट करूँगा तो मेरे पास मेमोरी का आ जाएगा, डिस्क IO का आ जाएगा और नेटवर्क IO का आ जाएगा। प्रेफरेंसेस में देख लेते हैं कि हर 3 मिनट के बाद इसमें एवरी अपडेट होगी, किसकी CPU की भी एवरी अपडेट होगी, IO की भी होगी, नेटवर्क की भी होगी, मेमोरी स्टेट्स की भी होगी। हर 3 मिनट के बाद इसकी पोलिंग होती जाएगी, अपनी इन्फॉर्मेशन दिखाता जाएगा। न्यू VM आ गई, ये इसका कंसोल है। जब इसका कंसोल एक्सेस होगा वो फुल स्क्रीन पे होना चाहिए ऑलवेज, या ऑलवेज होना चाहिए जो भी इसका कंसोल। स्केलिंग है, उसके बाद फीडबैक है, ये सारा। अब ऐड कनेक्शन करने के लिए इस केमियो के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पर न्यू की ऑप्शन आ रही है। ये डिटेल्स तो हमने देख ली थी इसकी। अब इसकी न्यू की ऑप्शन आते हैं। अब जब न्यू की ऑप्शन आ गई तो मेरे पास 4 तरीके हैं कि मैं अपनी मशीन जो वर्चुअल मशीन है वो मैं किस तरह क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास 4 मेथड हैं। पहला तरीकाकार ये है कि मेरे पास कोई CD-ROM होना चाहिए या मेरे पास ISO इमेज होना चाहिए। ISO इमेज या CD-ROM होना चाहिए, इसके थ्रू मैं अपनी मशीन वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं पर नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास नेटवर्क के ऊपर जो HTTP के ऊपर या FTP के ऊपर या NFS के ऊपर ये डिफरेंट सर्वर्स हैं। हमारे पास HTTP सर्वर जो है वेब बेस्ड सर्वर है, हमारे पास जो FTP है वो फाइल शेयरिंग सर्वर है, जो NFS है वो भी फाइल शेयरिंग सर्वर है, लेकिन ये लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग सर्वर है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन के ऊपर ISO इमेज पड़ा होगा, तो मैं उसका पूरा का पूरा URL दूंगा, जिसे HTTPS :/ करके, जिस तरह मैं कोई भी URL दे दूंगा यहाँ पर। जिस तरह इसको अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे URL पूछ रहा है। ठीक है, तो इस URL को मैं दे दूंगा जिस तरह HTTP 192.168.100/CentOS.io। ये मेरे पास इस पाथ के ऊपर CentOS.io पड़ा है। तो जब मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा तो इस पाथ से वो मेरे पास iOS जो इमेज होगा वो उसको उठा लेगा, पिक कर लेगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर FTP दे दूंगा तो FTP लोकेशन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली FTP सर्वर के ऊपर चला जाएगा। अगर इधर NFS हो जाएगा तो NFS के लिए हमारे पास तरीकाकार ये होता है 3 स्लैश देकर वो NFS के थ्रू भी हमारे पास एक्सेस कर लेगा।
ठीक है, बैक आते हैं। इसके अलावा नेटवर्क बूट है कि पिक्सी के ऊपर यानी लैंड कार्ड के थ्रू अगर मैंने इंस्टॉलेशन करनी है अपनी वर्चुअल मशीन की, तो वो मैं लैंड कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ। लैंड कार्ड के लिए मुझे अपनी सर्वर के ऊपर DHCP सर्वर चलाना पड़ेगा, फिर DHCP के थ्रू मैं पिक्सी के थ्रू लैंड कार्ड के थ्रू मैं इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। उसके बाद फोर्थ मेथड ये है कि मेरे पास कोई ना कोई मेरे पास कोई इमेज पड़ा हुआ है कि मैंने कहीं नेट से डाउनलोड किया है वर्चुअल मशीन का इमेज, या मैं किसी दोस्त से लेके आया हूँ, या मैं अपने ऑफिस से लेके आया हूँ, कोई भी इमेज मैं लेके आया हूँ वो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ अपने KVM के अंदर। तो मैं इस चौथे मेथड से यूज़ करूँगा इंपोर्ट एग्जिस्टिंग डिस्क इमेज। तो मैं उसको बात बताऊँगा किस बात के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लोकल ISO इमेज के साथ। फॉरवर्ड, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यूज CD-ROM यूज़ ISO इमेज। तो मैं यहाँ पे ISO इमेज देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टाइम ISO इमेज कोई नहीं पड़ा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि ISO जो इमेज है वो मैं पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ। तो इस बात को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। तो मैं इस बात को ज़रा कॉपी कर लेते हैं हम ISO इमेज को, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ। मैं ISO इमेज यहाँ से अपनी लोकल मशीन से कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास CentOS का, किधर पड़ गया मेरे पास CentOS का, ये मेरे पास CentOS का ISO पड़ा हुआ है। इसको ISO को मैं कॉपी करता हूँ अपनी लिनक्स मशीन में। तो ये मेरे पास कॉपी हो गया। ठीक है, ये मेरे पास कॉपी हो गई, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ मूव स्लैश रूट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ मूव CentOS। कहाँ पे किस लोकेशन के ऊपर करना है, लिबर्ट इमेजेस। तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास ISO इमेज आ गया। इसको मैं करता हूँ क्लिक, तो ये मेरे पास ISO इमेज आ गया। जिस तरह मैंने ISO इमेज दिया, यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप किया है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किया है। अगर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करना, तो मैं यहाँ पर इसको अनचेक करता हूँ। तो यह मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, सोलारिस है और अदर। अगर मैं लिनक्स सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये सारे आ रहे हैं। रेड हैट का आ रहा है, इसके अलावा फिर ये फेडोरा का सारा आना शुरू हो गया। ALT लिनक्स का आना शुरू हो गया। डेबियन है। ये सारे मेरे पास लिनक्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे आ रहे थे। मैं इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट पे टिक कर देता हूँ। फॉरवर्ड, अब मेरे पास यहाँ से पूछा है कि मैं यहाँ पर रैम कितनी दूँ। उसने ऑटोमेटिकली जो की है उसने डिटेक्ट की है कि इसको जो रैम देनी चाहिए वो 1 GB रैम देनी चाहिए और उसको एक CPU देना चाहिए। अप टू 2 अवेलेबल है मेरे पास। देखें, अब वो खुद बता रहा है मेरे पास होस्ट मशीन के ऊपर कितनी रैम अवेलेबल है। 1821 MB रैम अवेलेबल ऑन द होस्ट और अप टू 2 अवेलेबल। 2 CPU रिक्वायर्ड है, उसमें से एक मैंने दे दिया अपनी होस्ट मशीन को, और उसमें से 1821 MB में से मैंने 1024 MB मैंने रैम इसको दे दी। तो इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर मेरे पास दो तरीक़ेकार है। Enable कह रहा है अब स्टोरेज दो। अनेबल स्टोरेज फॉर द वर्चुअल मशीन टू क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क इमेज ऑन द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। अगर तो मैं यहाँ पर देता हूँ 9 GB, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ली मिनिमम 9 GB इंस्टॉलेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पर, और मेरे पास नीचे बता रहा है 27 GB अवेलेबल इन द डिफ़ॉल्ट लोकेशन। अगर तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ 9 GB, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास 9 GB ऑटोमेटिकली 9 GB जो होगी वो फिक्स हार्ड ड्राइव होगी। उसने 9 GB की 9 GB एलोकेट कर लेगा। तो 927 में से 9 GB निकाल देंगे तो ये मेरे पास बच जाएगा 18 GB।
18 GB की मेरे पास ये हार्ड ड्राइव बच जाएगी बैक पे। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली उठाए, जितनी मैं इसको रिक्वायर्ड होगी उतनी वो हार्ड डिस्क यूज़ करे, बाकी वो मेरे को होस्ट मशीन के लिए रहने दे। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट मैनेजर अदर एग्जिस्टिंग स्टोरेज, यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ। यहाँ पर एक नई स्टोरेज, यहाँ पर मैं एक नया वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। ये नया जो वॉल्यूम होगा ये मेरे पास होगा ऑटोमेटिकली, हाँ जितनी यूज़ होगी डायनेमिक हार्ड डिस्क क्रिएट की जाएगी और जितनी यूज़ होगी उतनी वो यूज़ करेगा, बाकी वो होस्ट मशीन के लिए फ्री रहने देगा। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ CentOS-HDD डॉट एक्सटेंशन डॉट क्यू है, तो इधर रा भी है और इधर QA2 भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रा देता हूँ। तो रा का मतलब ये है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और एलोकेशन कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी, यहाँ पर देता हूँ 20 GB। तो एलोकेशन होगी वो सिर्फ एलोकेट जो करेगा वो 8 GB करेगा। अब इसका मतलब ये है कि रा में जो यूज़ कर रहा हूँ इमेज, इसका मतलब ये है कि मैंने इस हार्ड डिस्क को दे दी 20 GB, मैंने इसको दे दी है मैक्सिमम और एलोकेशन जो इसकी होगी वो 8 GB होगी, यानी 8 GB तो यूज़ कर लेगा। बाकी जो 12 GB है वो जब जब मैं इसमें डाटा रखता जाऊँगा वो 12 GB यूज़ करता जाएगा। ये डायनेमिक हार्ड डिस्क सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे 20 GB इसने फ्री कर ली, लेकिन अभी तक मेरे पास उसी तरह 28 GB डाटा स्टोरेज अभी भी फ्री पड़ा हुआ है, यानी 27.55 GB मेरे पास अभी भी फ्री है। तो ये चूज़ वॉल्यूम करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी। इसके बाद फॉरवर्ड करता हूँ, कस्टमाइज़ नहीं करना अभी मैं फ़िलहाल, कस्टमाइज़ पे नहीं आता अभी मेरे पास। इस टाइम क्या होस्ट डिवाइसेस के ऊपर मेरे पास नेटवर्क सिलेक्शन हुई, अगर नेटवर्क का पार्ट आ गया कि इसको मैंने कौन कौन सा इंटरफेस देना है, कौन सा इंटरफेस देना है। एक नेट का इंटरफेस है, होस्ट डिवाइस का इंटरफेस है जो मेरे पास लगे हुए हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी देता हूँ नेट इंटरफेस। यहाँ पे इसका फिनिश, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, शट डाउन करता हूँ, इसको फोर्स ऑफ करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इस यहाँ पर इसका CPU आ रहा है यूजेज और ये इसका होस्ट CPU यूजेज आ रहा है। तो इसके मैं बाकी यूजेज भी ऑन कर लेते हैं, IO के भी कर लेते हैं, मेमोरी का भी कर लेते हैं और इसके अलावा इसका नेटवर्क का भी कर लेते हैं। डिस्क IO भी आ गया, इसका नेटवर्क IO भी आ गया, इसका मेमोरी यूजेज भी आ गई इसकी। अब यहाँ पे आते हैं ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे इसका ये सेटिंग्स व्यू सेटिंग्स आ गए, इसका ओवरव्यू आ गया। इसकी वर्चुअल मशीन की जो सेटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले इसका ओवरव्यू में इसका नाम आ रहा है, इस मशीन का UUID आ रहा है, UUID इस मशीन का क्या है, स्टेटस सिस्टम क्या है, ये पावर ऑफ है, शटडाउन में है। टाइटल इसका कोई नहीं दिया, डिस्क्राइब इसका कुछ नहीं किया हुआ। इसका हाइपरवाइजर की जो डिटेल है वो कौन सा हाइपरवाइजर कौन सा KVM है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट है, इसका फर्मवेयर क्या है, बायोस है, इसके चिपसेट का ये वर्जन सारे वही हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस पे इसकी ये चीज़ें आ रही हैं। CPU इसका कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी है, डिस्क IO कितनी है, नेटवर्क कितना है। इसके बाद प्रोसेसर, लॉजिकल प्रोसेसर मेरे पास जो होस्ट प्रोसेसर है वो 2 है। CPU जो होस्ट CPU है मेरे पास 2 है, उसमें से एक मैंने दे दिया है। इसके अलावा मेमोरी है, मेमोरी मेरे पास टोटल मेमोरी कितनी थी उसमें से मैंने एक GB मैंने दे दिया, बाकी मेरे पास 800 कुछ MB मेरे पास फ्री बच गई। बूट ऑप्शन है, बूट ऑप्शन में मेरे पास क्या है, व्हाट IO डिस्क है। सबसे पहले मेरे पास हार्ड डिस्क बूट हो या CD-ROM मेरे पास बूट हो या मेरे पास निक कार्ड बूट हो। अगर तो मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ वाया निक कार्ड तो मैं कहूँगा पिक्सी के थ्रू अगर मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट टाइम जो होनी चाहिए मेरे पास पिक्सी बूट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पिक्सी को ऊपर ले आऊँगा। तो मैं पिक्सी के थ्रू इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा था, मैं CPU के थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तो ये इस तरह मैं इसको अनचेक करता हूँ। और अगर उसके बाद मैं चाहता हूँ जब मेरी होस्ट मशीन अनेबल हो, अनेबल कह रहा हूँ, जब मेरी होस्ट मशीन ऑन हो तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है ये मेरी गेस्ट जो मशीन है ये भी मेरे पास ऑन होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट विचुअल मशीन ऑन होस्ट बूट अप अनेबल बूट टाइम, ये दोनों मुझे चेक करने पड़ेंगे।
जब जब मेरी होस्ट मशीन रीस्टार्ट होके ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली जो अंदर मेरे पास जितनी भी वर्चुअल मशीन हैं वो भी सारी की सारी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वर्ड आईओ डिस्क है, इसको सेव चेंजेस करता हूँ। वर्ड आईओ डिस्क है, जो हार्ड ड्राइव है, वर्चुअल ड्राइव है, उसका जो साइज़ है, स्टोरेज है, वो 20 GB है। उसका जो फॉर्मेट है वो रहा है। डिस्क बस का जो ड्राइवर है, वर्ड आईओ ड्राइवर है उसका। उसके अलावा CD रोम है, CD रोम इस टाइम कनेक्टेड है। तो ये रीड ओनली स्टेट में जिसकी डिस्क बस है वो IDE है, उसका जो स्टोरेज है वो रहा है। ये निक कार्ड है, उसका जो मैक एड्रेस आ रहा है। जो इसका नेटवर्क सोर्स है वो नेट है, इसकी एड्रेस ट्रांसलेशन होनी चाहिए इस IP की। इसके अलावा टैबलेट है, ये माउस है, इसके अलावा और डिफरेंट के रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, जो माउस है, कीबोर्ड है, डिस्प्ले है, साउंड कार्ड है, सीरियल है, इसके अलावा USB कंट्रोलर है, PCI कंट्रोलर है, IDI कंट्रोलर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर अटैच करना चाहता हूँ, स्टोरेज अटैच करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, या नेटवर्क कार्ड एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, कोई कंट्रोलर ID का एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना चाहता हूँ, साउंड ऐड करना चाहता हूँ, कोई साउंड कार्ड करना चाहता हूँ, वीडियो कार्ड कोई ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड कोई ऐड करना चाहता हूँ, इनपुट है कोई, USB माउस है, कीबोर्ड माउस है, वो सारे ऐड करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। तो ये मेरे पास सब के सब यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो अब कहता है ये गेस्ट गेस्ट नॉट रनिंग, जो वर्चुअल मशीन रनिंग में नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, ये मेरे पास पावर ऑन होगी स्केप मोड में। अच्छा ठीक है, अच्छा उसको हार्ड डिस्क नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हार्ड डिस्क अटैच करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास कर्सर जो है वो मेरे पास गायब हो गया है। तो ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, टॉप बार के ऊपर लिखा आ रहा है प्रेस कंट्रोल और आल्ट, कंट्रोल L तो आल्ट, तो कंट्रोल और आल्ट को मैं एकदम दबाता हूँ तो ये मेरे पास कर्सर बाहर आ गया। तो यहाँ पर आता हूँ, इसकी बूट में CD रोम में इसको मैं कहता हूँ ISO इमेज दो। इसका ये इसका ISO इमेज है, इसको मैं चूज़ वॉल्यूम करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये मेरे पास इसका ISO इमेज आ गया। तो इसको मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, इसको बल्कि बंद किया, इसको यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट की ऑप्शन कहाँ पे है इसकी, ये इसकी रीबूट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंसोल पे आए थे इसके, ये इसके कंसोल पे है। आगे हम इसको यहाँ से रीबूट करते हैं। नहीं, अच्छा बूट ऑप्शन में इसका ये भी है, इसको टॉप पे रखते हैं बूट ऑप्शन को, CD रोम को इसको टॉप पे रखते हैं ताकि हमारे पास सबसे पहले CD रोम बूट हो। तो एक दफ़ा मैं दोबारा इस मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ। फोर्स ऑफ करता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। ये इसकी इंस्टॉलेशन होगी ऑटोमेटिकली। वो हमने इसको CD रोम को बूट पे किया था, बूट फर्स्ट पे किया था ताकि फर्स्ट पे CD रोम हमारा बूट हो। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है CentOS 7 की। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन है। ये आस्ता आस्ता सेम उसी तरह जिस तरह वर्चुअल मशीन के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉलेशन करते हैं, इसी तरह सेम टू सेम CentOS के ऊपर KVM के ऊपर भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये सारी इसकी इंस्टॉलेशन है। तो
ये फ़र्ज़ करते हुए हमारे पास इंस्टॉलेशन होगी इसकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। क्लोन, अब यहाँ पे इसके क्लोन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ठीक है। इस मशीन को मैं यहाँ से पावर ऑफ करता हूँ, फोर्स ऑफ करता हूँ, इसकी शट डाउन होगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लोनिंग का। क्लोन के हमारे पास दो तरीके का आ रहा है क्लोन का। ठीक है, अब हमारे पास क्लोनिंग के दो तरीके का है। एक तो क्लोनिंग हमारे पास फुल क्लोन होता है और एक हमारे पास हाफ क्लोन होता है। ठीक है, एक पैर हमारे पास फुल क्लोन है और एक हमारे पास सिंपल क्लोन है। फुल क्लोन में ये होता है कि हमारे पास एक अलग से एक सेपरेट मशीन तैयार होती है और एक हमारे पास लिंक क्लोन होता है। लिंक क्लोन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी मशीन बनी है इसका एक लिंक बन जाता है, एक सेपरेटली एक अलग से एक लिंक बन जाता है। अगर मैं मेन मशीन को डिलीट कर दूं जिसका लिंक बना हुआ था, वो मेरे पास जो लिंक है वो भी डिलीट हो जाएगा। फुल क्लोन के अंदर ये होता है कि वो दो अलग अलग मशीन्स हो जाती हैं। तो इसको क्लोन करते हैं। तो क्लोन का तरीकाकार ये है कि हमारे पास क्लोन में ये है कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। पहला तो ये है कि क्लोन करते हुए कि मेरे पास जब क्लोन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास एक डिस्क आ रही है सेंटोस 7.0 की, ये क्लोन का डिस्क का कि यानी मतलब ये कहने का कि जो मेरे पास सेंटोस का इमेज है उसको भी साथ साथ क्लोन करूँ कि ना करूँ। जो मेरे पास आयोस इमेज मैंने लगाया है वो क्लोन करना है कि नहीं करना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्लोन करने की, तो लिहाजा हमें ये चीज़ यहाँ से रिमूव करनी है। ठीक है। दूसरा कहता है क्लोनिंग डज नॉट alter the guest OS concept. If you need to do things like change password or static IPs, please see the with sysprep tool. अब इसमें क्या करना पड़ता है, क्लोन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो स्टैटिक आईपी हमने अपनी मशीन को दिया वो रिमूव करना पड़ता है, पासवर्ड जो हमने सेट किया वो भी रिमूव करना पड़ता है। और ताकि अगर मैं किसी को मैंने ये क्लाउड जो अपनी मशीन है जो सेंटोस 7.0 है, अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ अपने किसी दोस्त को या अपने किसी कलीग को, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि उसको उसके पास सारी मेरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, मेरा पासवर्ड जाए मेरी मशीन का, मेरी मशीन का आईपी जाए, या इसके अंदर जो जो डिफरेंट सर्विसेज चाह रही हैं वो भी सारी जाएँ। तो मैं वो सारी रिमूव करके वो सब कुछ उसको मैं स्टॉप करके आईपी भी रिमूव करके स्टैटिक, पासवर्ड भी रिमूव करके स्टैटिक, उसका एक क्लोन बना के मैं अपने किसी दोस्त को या कलीग को दूंगा ताकि वो दोबारा इस मशीन को रन करे, उसको जो सर्विसेज चाहिए थी वो उसको मिल जाएंगी, पासवर्ड दोबारा सेट कर लेगा, अपनी मशीन का दोबारा आईपी दे लेगा। सेम कंसेप्ट किसी और दोस्त को नहीं भी देना चाहता, मैं अपने पास ही रखना चाहता, तो उसका क्लोन का दूसरा फ़ायदा ये है कि यार मैं बार बार इंस्टॉलेशन बार बार मैं इंस्टॉलेशन करनी पड़ रही है, कोई इशू आ गया या मैंने कोई नई मशीन दोबारा बनानी है, नई मैंने प्रोसेस कुछ किसी एप्लीकेशन के लिए मैंने और कोई नई मशीन बनानी, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे सारा का सारा दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू से करनी पड़ेगी सेंटोस की, रेड हैट की, फिडोरा की या जो भी, तो उसका मैं क्लोन बना लेता हूँ ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने यूज़ करना होता है मेरे पास सारी की सारी इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हुई है, तो मैं इस मशीन को ऑन करूँगा, बस एक नया आईपी चेंज करूँगा, पासवर्ड सेट करूँगा, तो वो मेरे पास एक नया क्लोन सेट हो जाएगा। तो हर नए क्लोन के अंदर नया मैक एड्रेस आता है, पुराना मैक एड्रेस वो मैक एड्रेस नहीं, मैक एड्रेस चेंज हो जाता है हर क्लोन में। जब मैं क्लोन को दोबारा रीस्टोर करूँगा तो मेरे पास जो मैक एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ से आते हैं, इसकी यहाँ पर डिस्क जो है वो मैं रिमूव करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये जो मेरा मैक एड्रेस आ रहा है ये हर दफ़ा मेरा चेंज होता जाएगा, जब जब मैं इसको जब मैं इसका क्लोन लेकर दोबारा रीस्टोर करूँगा तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, क्लोन लेते हैं इसका। अब जब यहाँ पे क्लोन आ रहा है नथिंग टू क्लोन, अब इसका जो जो डिस्क है उसका क्लोन नहीं हो रहा। अब तो यहाँ पे डिटेल है कि ये मेरे पास न्यू मैक एड्रेस आ रहा है क्योंकि ये पुराना मैक एड्रेस ये था, न्यू मैक एड्रेस ये हो गया। तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, इसको क्लोन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास क्लोन करने के लिए मेरे पास इमेज वो इतनी डिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको जो डिस्क साइज़ दिया हुआ था वो कितना क्लोन जो डिस्क साइज़ था वो 20 GB था। 20 GB
मेरे पर रिक्वायर्ड नहीं है इतना वो, जिसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है कि क्लोन नहीं मैं कर पा सकता हार्ड ड्राइव की। उसकी वजह ये देख लेते हैं हम क्यों नहीं क्लोन कर रहा, क्यों क्या इशू है डिस्क पर। DF-H, क्योंकि 18 GB मेरे पास फ्री स्पेस है, इसलिए वो मेरे पास क्लोन नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोन साइज़ जो है वो 20 GB है और मेरे पास जो स्पेस है वो 18 GB है। क्लोन करते हुए जितनी हमने इसको हार्ड डिस्क दी होगी, चाहे वो डायनेमिक दी हुई है चाहे वो फिक्स दी हुई है, वो पूरी की पूरी उसको क्लोन को मैं वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको ख़त्म कैंसिल करते हैं तो इसको एडिट में व्यू प्रेफरेंसेस में virtual machine डिटेल, कनेक्शन डिटेल्स, यहाँ स्टोरेज में 27 GB फ्री स्टोरेज पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टोरेज आ रही है वो हमारे पास 18 GB फ्री पड़ी हुई है, 21 GB यूज़ हो चुकी हुई है। ठीक है, ये था मेरे पास के वी एम के अंदर हमने देखा क्लोन किस तरह क्रिएट किया जाता है के का। फिर उसके अलावा ये माइग्रेशन की ऑप्शन है, माइग्रेट इसको किस तरह किया जाता है। इसके अलावा ये डिलीट है, यहाँ पर मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा। डिलीट में करते हुए कहता है, यहाँ से पूछता है कि मुझे जो स्टोरेज मैंने दी हुई है अपनी वो डिलीट करना चाहता हूँ, स्टोरेज के नहीं स्टोरेज। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये इमेज यहाँ से डिलीट हो जाए और स्टोरेज मेरे पास पड़ी रहे, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई इमेज क्रिएट करता हूँ तो मैं यही हार्ड डिस्क यूज़ कर लूँ, उसमें मेरे पास अपना डाटा कोई पर्सनल डाटा है ये वो डिलीट ना हो, या कोई इन्फॉर्मेशन डाटा है वो डिलीट ना हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये डाटा यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हार्ड डिस्क डिलीट ना हो, तो ये मैं यहाँ पर इसको अनचेक करूँगा तो मेरे पास हार्ड डिस्क डिलीट नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से एक VM डिलीट हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ से आता हूँ प्रेफरेंसेस में, सॉरी मैंने यहाँ इसको ओपन करते हैं, इसकी डिटेल्स में सेटिंग्स में आते हैं। अच्छा, यहाँ इसको कनेक्ट करता हूँ, ओके। ठीक है, ये मेरे पास कनेक्ट हो गई है। तो अब जब यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है आईओ से इमेज भी डिलीट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो मुझसे ऑलरेडी पूछ रहा है आईओ से इमेज इज़ अ रीड ओनली। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आईओ से इमेज भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं आईओ से इमेज डिलीट नहीं करना चाहता तो इसको अनचेक कर दूंगा। इसे अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ तो ये मेरे पास वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएगी। तो इसकी अगर मैं कनेक्शन डिटेल में आके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ उसका रॉ इमेज पड़ा हुआ है। ये रॉ इमेज में यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओ सॉरी, वो पूरा डिलीट हो गया। वो रिफ़्रेश होना था, उसको रिफ़्रेश होना था, उसने टाइम लेना था, तो इसलिए वो उसको वहीं से इसको डिलीट हो गया। तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है इसको। उसके अलावा डिलीट, तो अब हम इसको एक दफ़ा इसको रिमोट करते हैं कनेक्शन, नो एक्टिव। अच्छा ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू वर्चुअल मशीन के लिए तो कहता है नो एक्टिव कनेक्शन ऑन इंस्टॉल के। मैं जो हाइपरवाइज़र का ही नहीं पता तो मैं किसके ऊपर इसको इंस्टॉल करूँ, तो वो ये चीज़ दे रहा है। तो यहाँ पे मैं हाइपरवाइज़र क्रिएट करता हूँ, तो SSH के थ्रू हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मशीन नेम दे अपनी मशीन का IP दे देता हूँ 192 डॉट, क्या था मेरी मशीन का IP, 172.16.221, ओहो 201.254। तो ये मैं यहाँ पे देता हूँ। पेश किया, उसके यहाँ पे ऑटो चेक कनेक्ट है। जब जब मेरी ये मैं किसको चेक करना चाहूँगा इसको ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। जब जब मैं इसको KVM का ओपन करूँगा तो ये मेरे पास ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कनेक्टिंग के लिए कहता है पाइथन वांट टू इंस्टॉल अ पैकेज, ओपन SSL डैश आस पास का ये पैकेज कहता है इंस्टॉल करो। ये
इसको रिक्वायर्ड होता है जब रिमोटली एक्सेस करने के लिए ये पैकेज इसको रिक्वायर्ड होता है ओपन एस एच डैश आस पास का, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। फोर्स इंस्टॉल, यस। अब मुझसे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है मेरी मशीन का पासवर्ड क्या है, तो वो पासवर्ड देता हूँ उसको मैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं दोबारा एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ उसी तरह, न्यू मशीन इंस्टॉल। इसको फटाफट हाइपरवाइजर कर लेते हैं। आईओएस इमेज मेरे पास डिलीट हो गया आईओएस इमेज, तो मैं जल्दी से आईओएस इमेज यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं जल्दी से तो यहाँ इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, मूव, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आईओएस इमेज आ गया। फॉरवर्ड उसी तरह फॉरवर्ड कर देता हूँ ये, ठीक है। ये मेरे पास क्रिएट होगी। अच्छा, मुझसे दोबारा रूट का पासवर्ड पूछ रहा है ताकि इस मशीन को रन करूँ। ठीक है, ये मेरे मशीन रन होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसको हम टर्मिनल पे देख लेते हैं। टर्मिनल पे इन मशीन्स को किस तरह एक्सेस किया जाता है। उसके लिए कमांड होती है विर्च करता हूँ तो ये मेरे पास विर्च के अंदर टर्मिनल का विजुअलाइजेशन का जो टर्मिनल है, इसका इंटरफेस है, जो इसका शेल है, वो हम उसके अंदर आ गए हैं, शेल के अंदर आ गए। यहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट कमांड्स आ गई हैं। ये सारी मेरे पास डिफरेंट किस्म की कमांड है। तो इसके अंदर मैंने जो लिस्ट करके देखना है वो हम लिख करना है। विर्च लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास एक मशीन आ रही है जो हमने बनाई थी, रनिंग स्टेट के अंदर है। तो लिस्ट ऑल करता हूँ तो लिस्ट $F1 तो $F1 का जो लिस्ट का मतलब है, लिस्ट में सिर्फ दिखाएगा जो रनिंग स्टेट में है मेरे पास। लिस्ट डैश ऑल में दिखाएगा जो रनिंग में है, शट डाउन में है, किसी भी स्टेट में भी है, वो सारी की सारी मेरे पास मशीन्स दिखाएगा। इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं विश लिस्ट $F1 करता हूँ तो तभी मुझे दिखा देगा। विश लिस्ट करता हूँ तभी मुझे दिखा देगा। विश इसके अलावा इसको एंटर करता हूँ। विश स्टार्ट स्टॉप 6, अच्छा स्टार्ट शट डाउन, यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन 6, तो ये मेरे पास शट डाउन होगी। तो मैं विश लिस्ट करता हूँ, ये मेरे पास पास स्टेट में शट डाउन स्टेट में आ गई है। इसके यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट 7, अब ये रनिंग स्टेट में आ गई है। ठीक हो गया, पास होकर इसकी रनिंग स्टेट में आ गई है। मेरे पास सारी विड्स की थी। इसके अलावा इसके अंदर और डिफरेंट्स के पैरामीटर्स हैं, वो आप खुद देखिएगा। अगर नहीं समझ आती तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। क्रिएट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, CPU स्टैट दे सकते हैं, इसका कंसोल यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, कीमू F1 सिस्टम। अच्छा, ये कमांड चलिए, ये कमांड बाद में देख लेंगे क्या करती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा ये कमांड
क्या करती है मैं ज़रा देख कर बताऊँगा। कमांड मेरा कंप्लीट याद नहीं है कमांड, तो हम देख लेते हैं आगे फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ें। Creating machine, virtual machine should be considered before creating any guest virtual machine. The role of virtual machine should be evaluated before deployment. बट रेगुलर मॉनिटरिंग सैम्पल इसके लिए फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, परफॉर्मेंस का होना चाहिए, इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड एंड टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्चुअल मशीन को के लिए कौन कौन से हमारे पास रिक्वायर्ड ऑप्शन होने चाहिए। पहले नाम होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, कितनी हमने उसको मेमोरी एलोकेट करनी है, एमबीज गैस स्टोरेज होनी चाहिए, डिस्क होनी चाहिए, फिर फाइल सिस्टम होना चाहिए कि कौन कौन सा फाइल सिस्टम होना चाहिए, रा होना चाहिए, QCOW2 होना चाहिए या कोई और IMG इमेज होना चाहिए, कोई भी हमारे पास फाइल सिस्टम होना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे पास फाइल सिस्टम होने चाहिए। उसके बाद वर्चुअल मशीन फ्रॉम एन IOC इमेज, अगर मैं कमांड लाइन करना चाहता हूँ तो कमांड लाइन विच डैश इंस्टॉल नेम, आगे उसका नेम दूंगा, मेमोरी दूंगा, CPU दूंगा, डिस्क साइज दूंगा, CD रोम का पाथ दूंगा, उसके बाद मैं उसका आगे OS का नाम दे दूंगा, कौन सा ये OS वर्ज, ठीक है, वो जो हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि OS कौन सा है, उसके बाद उसका वर्जन कौन सा है। फिर डिस्क इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, अगर इंपोर्ट करना चाहता हूँ कोई मेरे पास ऑलरेडी कोई इमेज पड़ा हुआ है, इमेज को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो उसका इंपोर्ट करने के लिए यही है, डिस्क पाथ आगे इसका इंपोर्ट हो जाएगा। इंस्टॉलिंग वर्चुअल मशीन फ्रॉम द नेटवर्क, अगर किसी नेटवर्क से मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि HTTP से करना चाहता हूँ, FTP से करना चाहता हूँ, या मैं NFS के थ्रू करना चाहता हूँ तो वो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्जी के थ्रू भी करना चाहते हैं। पिक्जी व्हेन द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल मशीन यूजिंग द पिक्जी बूट प्रोटोकॉल, बोथ द नेटवर्क ऑप्शन स्पेसिफाई अ ब्रिज नेटवर्क एंड द पिक्जी ऑप्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड। द फॉलोइंग एग्जांपल इंस्टॉल अ क्लोन वर्चुअल मशीन यूजिंग PXE। उसके बाद वर्चुअल मशीन नेटवर्क आ गया, ये हमने देखा था कि नेट बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है। इसके अलावा हमारे पास ब्रिज नेटवर्क विद DSCP होता है। उसके अलावा क्लोनिंग हमने देख ली थी, क्लोनिंग कितनी टाइप्स की क्लोनिंग होती है और क्लोन हम किस तरह करते हैं, क्लोन करते हैं हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रिमूव करने क्लोनिंग से पहले हमें क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी चाहिए। सेटअप द वर्चुअल मशीन, रिमूव द नेटवर्क कन्फिग्रेशन को रिमूव करना चाहिए। रिमूव द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रेड हैट है तो रेड हैट में मैंने उसका लाइसेंस दिया तो वो मुझे अपना लाइसेंस भी रिमूव करना है। रिमूव अदर यूनिक डिटेल्स है, जिस तरह मशीन नेम हो गया, नेटवर्क कन्फिग्रेशन हो गई, सिक्योरिटी पर्पज़ कुछ हो गई। इसके अलावा मेरे पास मैक एड्रेस वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा मैक एड्रेस। इसके अलावा मैं पासवर्ड्स का रीसेट पासवर्ड चेंज कर वो ख़त्म करना है। और अगर SH की मैंने यूज़ कर रहा हूँ कि किसी मशीन को SH करने के लिए कीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे प्राइवेट और पब्लिक कीज़ भी रिमूव करनी है। ये सारी चीज़ें को देखनी है। तो तब अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बाकी चीज़ें। हमारे पास ये KVM का चैप्टर था, KVM का चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक कंसिडर करते हैं। अभी तक मैंने डिसाइड तो कोई नहीं किया कौन सा टॉपिक करना है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।